दोस्तों, आज आपको इस वीडियो को बहुत सीरियसली देखना है क्योंकि इस वीडियो में जो आपको ज़िंदगी जीने के तरीके के बारे में बताने वाला हूँ और जो वैल्यूज़ देने वाला हूँ वो आपको कोई और नहीं देगा। ये वैल्यूज़ आपको मूवीज़ के सुपर हीरो जैसे कि बैटमैन, सुपरमैन में देखने को मिलेगी, नहीं तो इस दुनिया के महान लोगों में देखने को मिलेगी। मैंने इस वीडियो को लिखने में 3 हफ्ते लगा लिए हैं ताकि मैं आपको बहुत ही डीप बातें बता सकूं। इस वीडियो को मैंने 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और ऐसे मिस्टेक्स बताई है जो हर एक 13 से लेके 25 साल का लड़का करता है। और इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि ये वीडियो आपको कुछ ऐसी चीज़ सिखा दे कि जो आपको हमेशा के लिए बदल देगी। चैप्टर 1, द रियल हैप्पीनेस। आपको इंस्टाग्राम चलाना छोड़ देना चाहिए क्योंकि आप इस इंस्टाग्राम को अपने नशे की तरह इस्तेमाल करते हो ताकि आप अपने ज़िंदगी के दुखों को भुला सको और अपने डोपामिन को सेटिस्फाई कर सको। कोई भी चीज़ अपने आप में गलत या सही नहीं होती, उसका तुम्हारे साथ जो रिश्ता होता है वो गलत या सही होता है। जो लड़का इंस्टाग्राम से ऐसा रिश्ता बनाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी से भाग सके, अपने काम से भाग सके और बैठ के रील स्क्रॉल करता है, वो नशा होता है और उसे इंस्टाग्राम डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन अगर वही कोई लड़का इंस्टाग्राम का यूज़ करके पैसा कमा रहा है या लोगों के जीवन में वैल्यूज़ डाल रहा है, उसका इंस्टाग्राम के साथ जो रिश्ता है वो नशा वाला नहीं है। इन दोनों में फ़र्क बस इतना है कि एक को इंस्टाग्राम कंट्रोल करता है, वहीं पे दूसरे लड़के ने इंस्टाग्राम को कंट्रोल किया है। हमने अपने लाइफ की फ़िलॉसफ़ी कहीं न कहीं ये बना रखी है कि या तो मैं पूरी तरह डिसिप्लिन रहूँगा, नहीं तो अगर मैं 100% डिसिप्लिन नहीं हूँ, तो मैं पूरी तरह आलसी बना रहूँगा, सिर्फ़ चीप प्लेज़र्स के पीछे भागूँगा। लेकिन ज़िंदगी जीने के ये दोनों तरीके गलत है। अगर तुम सिर्फ़ नकली सुख के लिए जीते हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी रियलिटी से एस्केप कर रहे हो ताकि तुम्हें कोई दुख ना झेलना पड़े। वो नशा किसी भी तरह का हो सकता है, या तो वो सोशल मीडिया का, वेब सीरीज़ का हो सकता है, नहीं तो वो असली नशा हो सकता है जैसे कि सिगरेट या कोई और। अब चलो ये मान लो कि तुम सारे नशे छोड़ दिए और पूरी तरह डिसिप्लिन हो गए अपने काम के लिए, दिन रात बस वही काम करते हो। लेकिन उसी बीच अगर ज़िंदगी लेकिन उसी बीच अगर ज़िंदगी तुम्हें कुछ हँसने के मौके देती है, लेकिन तुम कहते हो कि नहीं, मेरे को मेहनत करनी है और उसे डिस्ट्रैक्शन बोल के ठुकार देते हो। अब इस अब इससे होगा ये कि तुम्हारे अंदर प्रेशर बिल्ड होने लग जाएगा और थोड़े समय बाद तुम ये सोचने लगोगे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ दुख झेलने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मुझे खुश होने का कोई हक नहीं? और फिर तुम फिर से चीप प्लेजर्स के पीछे भागने लग जाओगे। जीने का सही तरीका तो ये है कि अगर तुम सही रास्ते पे चल रहे हो तो चाहे सुख आए या दुख आए, दोनों को ही स्वीकार कर लो। अब आपको इसे अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इसे अप्लाई कैसे करें। इसको अप्लाई ऐसे करना है कि तुम अपने वो काम पे फोकस करो और अपने दिल में कुछ काम तो ऐसे रखो जिस पर तुम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सको। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इसे अप्लाई कैसे करें। इसको अप्लाई करने हैं तो कि तुम्हें अपने अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इसे अप्लाई कैसे करें। इसको अप्लाई ऐसे करना है कि तुम्हें अपने काम पे फोकस करना है और अपने दिन में कुछ काम तो ऐसा होना चाहिए जिन पर तुम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सको, और उसके परिणाम में जो भी आए, चाहे वो दुख आए या सुख आए, दोनों को स्वीकार कर लो। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि वो न्यू चीज़ ट्राई नहीं करते, जिसके कारण उनका एक्सप्लोरेशन वाला रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि अगर कोई पूरा दिन मूवीज़ और कंटेंट कंज्यूम करता है और एक दिन उसे फिर अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और फिर वो खुद से कहता है कि मैं ये सब छोड़ दूँगा, और फिर अगर कोई उसे यह कहता है कि भाई तू जिम जॉइन कर ले, लेकिन वो उसे ना बोल देता है यह सोच के कि जिम तो डिस्ट्रैक्शन है।
अब उसके साथ ये होगा कि अगर उसने गलत चीज़ को छोड़ा है और सही चीज़ को नहीं पकड़ा, तो फिर कुछ दिन बर्दाश्त करने के बाद फिर से वो वही नशा करने लग जाएगा। चैप्टर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेप्ट करना सीखो। ये लेसन हमें तभी समझ आता है जब हम अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हैं और उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने लगते हैं, तब हम असली ग्रोथ और मैच्योरिटी एक्सपीरियंस करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक कहानी सुना के देता हूँ। एक यंग लड़का जो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था और उसकी फैमिली एक स्मॉल बिजनेस चलाती थी, लेकिन उसके फादर के हेल्थ इश्यूज़ की वजह से बिजनेस उसकी फैमिली एक छोटा-सा बिज़नेस चलाती थी, लेकिन उसके पापा के हेल्थ इश्यूज़ की वजह से यह बिज़नेस को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी और एक दिन लड़के ने डिसाइड किया कि वो अपने स्टडीज़ को साइड में रख कर फैमिली बिज़नेस संभालेगा। शुरू में उसने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बर्डन की तरह देखा। बिज़नेस के ऑपरेशन, सप्लायर से डील्स और डेली मैनेजमेंट सब कुछ हैंडल करना पड़ा। लेकिन धीरे-धीरे उसने रियलाइज़ किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से उसकी ग्रोथ हो रही है। उसने सीखा कि एक बिज़नेस को चलाना सिर्फ प्रॉफ़िट कमाने के बारे में नहीं होता, बल्कि टीम को मोटिवेट करना, क्लाइंट्स को सैटिस्फाई करना और लॉन्ग टर्म विज़न सेट करके करना भी होता है। इस एक्सपीरियंस ने उसे एक वैल्यूएबल लेसन दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना, अपने डिसीजंस के आउटकम को स्वीकार करना और उससे सीखना, ये सब मैच्योरिटी के पार्ट्स हैं। और यही मैच्योरिटी आपको एक लड़के से एक आदमी में कन्वर्ट करती है। जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और उनसे सीखते हैं, तब आप अपनी ज़िंदगी को एक नए न्यू पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कई लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी गलतियों कई लोग यह गलती करते हैं कि वो अपनी गलतियों को किसी और पे ब्लेम कर देते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अक्सर दूसरों को ब्लेम कर देते हैं। यह एटीट्यूड पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है। एक लड़का जो अपने टीम मेंबर्स को ब्लेम करता है, वो अपनी गलतियों को एक्नॉलेज नहीं करता और ग्रोथ नहीं कर पाता। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है चैलेंजेस को स्वीकारते नहीं। जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो कुछ लोग उसे इग्नोर कर देते हैं या उससे दूर भाग जाते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आप चैलेंजेस को फेस करें और उनका सल्यूशन निकालने की कोशिश करें। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो बहुत सारे बहाने बनाने की। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाते तो एक्सक्यूज़ेस बनाना शुरू कर देते हैं। ये आदत आपके प्रोग्रेस को रोक देती है और आपको अकाउंटेबिलिटी से दूर ले जाती है। अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके आपको उनका सल्यूशन ढूँढना चाहिए, एक्सक्यूज़ेस नहीं देने चाहिए। फोर्थ मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं वो है लैक ऑफ फॉलो थ्रू। जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकारा है तो ज़रूरी यह है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। जब आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करते तो लोग आपके ऊपर सवाल उठाते हैं आपके ट्रस्टवर्दीनेस पे। फिफ्थ मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं वो है नॉट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। जब आप अपने मिस्टेक से नहीं सीखते तो आप उसी मिस्टेक को बार बार दोहराते रहेंगे। मिस्टेक्स को एनालाइज करना और उनसे सीखना ज़रूरी है ताकि आप अपने फ्यूचर एक्शंस को बेटर बना सकें। अगर आप हर मिस्टेक को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे तो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगी। और मेरी यह बात याद रखना कि द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। चैप्टर 3, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बिना लाइफ में कोई भी गोल अचीव नहीं होता। हार्ड वर्क एक ऐसा एलिमेंट है जो आपकी ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकता है। पर यह समझना ज़रूरी है कि हार्ड वर्क सिर्फ मेहनत करने से नहीं होता, बल्कि स्मार्टली काम करने और कंसिस्टेंट एफर्ट्स देने से भी होता है। ये बात मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। यह कहानी है एक यंग एंटरप्रेन्योर की जिसका नाम राज था। राज एक छोटे से गांव से था और उसके पास बहुत कम पैसे थे।
उसका ड्रीम था कि वो अपना एक सक्सेसफुल स्टार्टअप खोल सके। शुरुआत में राज के पास कैपिटल नहीं था, लेकिन उसके पास पैशन और डेडिकेशन था। उसने दिन रात मेहनत की, हर छोटी बड़ी चीज़ को खुद से हैंडल किया, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सब कुछ। उसने अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज और कंसिस्टेंटली उसने अपने लिमिटेड रिसोर्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ करके अपने गोल्स को अचीव करा। उसकी सक्सेस का सीक्रेट था उसकी कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन। हार्डवर्क से ही राज ने अपने स्टार्टअप को एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया और अपने सपनों को सच किया। इस एग्जाम्पल से हमें यह सीखने को मिलता है कि हार्डवर्क का मतलब सिर्फ दिन में 12 से 14 घंटे काम करना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी और एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाना है। बहुत लोग हार्डवर्क के रिलेटेड ये गलतियाँ करते हैं। पहली गलती, ओवरवर्किंग विदाउट पर्पस। कई बार लोग दिन में 12 से 14 घंटे काम करते हैं, लेकिन बिना किसी क्लियर गोल के। ये ओवरवर्किंग प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट करता है और स्ट्रेस भी बढ़ाता है। हार्डवर्क तभी इफ़ेक्टिव होता है जब उसका एक क्लियर पर्पस हो। दूसरी गलती, इग्नोरिंग वर्क लाइफ बैलेंस। हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना भी ज़रूरी है। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ और हेल्थ को इग्नोर करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन कम हो सकती है। तीसरी गलती है लैक ऑफ प्लानिंग। हार्ड वर्क बिना प्लानिंग के इफ़ेक्टिव नहीं होती। अगर आप अपनी टास्क और गोल्स को प्रॉपरली प्लान नहीं करते तो आपका हार्ड वर्क भी डिसऑर्गेनाइज हो सकता है और रिजल्ट्स भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। चौथी गलती है प्रोक्रेस्टिनेशन। कई लोग अपने टास्क को आज की बजाय कल पर छोड़ देते हैं। यह प्रोक्रेस्टिनेशन आपके हार्डवर्क को डिले करता है और आपके गोल्स को अचीव करने में रुकावट डालता है। पांचवी गलती है इग्नोरिंग फीडबैक। हार्ड वर्क के दौरान फीडबैक लेना और उससे इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप फीडबैक को इग्नोर करते हैं तो आप अपने हार्डवर्क को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाते और ग्रोथ नहीं होती। सक्सेस इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। हार्ड वर्क का मतलब वो नहीं होता जो आप समझते हैं। हार्ड वर्क का मतलब है अपनी एफर्ट्स को फोकस्ड और एफिशिएंट वे में लगाना, बिना किसी एक्सक्यूज़ के। जब आप अपने हार्ड वर्क के साथ कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन भी रखते हैं, तभी आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना सकते हैं और सक्सेस अचीव कर सकते हैं। चौथा चैप्टर है रेस्पेक्ट दिखाना। रिस्पेक्ट एक ऐसे फंडामेंटल वैल्यू है और जो हर रिलेशनशिप और इंटरैक्शन का बेस होता है। जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, तब आप अपनी रिस्पेक्ट भी अर्न करते हैं। ये लेसन तभी समझ आता है जब आप अपने बिहेवियर और एटीट्यूड के थ्रू रिस्पेक्ट शो करते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स या इवन स्ट्रेंजर्स के साथ हो। एक कहानी है एक यंग प्रोफेसर की जिसका नाम अमन था। अमन एक रेप्यूटेड कंपनी में काम करता था और अपने टीम के साथ कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन करना उसका डेली रूटीन था। शुरू में अमन अपनी पोजीशन और नॉलेज के बेसिस पर अपने जूनियर कलीग्स को बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स देता था, लेकिन उसने देखा कि इस अप्रोच से टीम में एक डिस्टेंस और नेगेटिविटी डेवलप हो रही है। एक दिन अमन ने डिसाइड किया कि वो अपने अप्रोच को चेंज करेगा। उसने अपने टीम मेंबर्स की ओपिनियन और फीडबैक को सीरियसली लेना शुरू किया। हर एक मीटिंग में वो सभी के व्यूज़ को कंसीडर करता था और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट करता था। इस चेंज से ना सिर्फ टीम की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हुई, बल्कि ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव हो गया। अमन ने सीखा कि रिस्पेक्ट देने से ना सिर्फ रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, बल्कि आपकी ओन ग्रोथ और सक्सेस भी एनहांस होती है। पहली गलती जो कई लोग करते हैं वो है डिसरिगार्डिंग अदर्स ओपिनियन। जब आप दूसरों की ओपिनियंस और सजेशंस को इग्नोर करते हैं तो आप उनकी वैल्यू को कम कर देते हैं। ये अप्रोच रिलेशनशिप्स को स्ट्रेन करते हैं और टीम वर्क को अफेक्ट करते हैं। दूसरी गलती है ओवरलुकिंग पोलाइटनेस। कभी कभी लोग रिस्पेक्ट देने को सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ या मैनर्स तक लिमिट कर देते हैं।
रियल रिस्पेक्ट तभी होता है जब आप अपने कम्युनिकेशन और एक्शंस में पोलाइटनेस को जेन्युइनली इनकॉर्पोरेट करते हैं। तीसरी गलती है मेकिंग असम्पशंस। जब आप दूसरों के एक्शंस और इंटेंशंस को बिना समझे असम्पशंस बना देते हैं तो आप रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हर इंडिविजुअल की सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है। फोर्थ मिस्टेक है इग्नोरिंग बाउंड्रीज। पर्सनल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट ना करना, चाहे वो फिजिकल स्पेस हो या इमोशनल लिमिट्स, डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देते हैं। अपनी और दूसरों की बाउंड्रीज को क्लियरली डिफाइन करना ज़रूरी है। बीइंग जजमेंटल। दूसरों को जज करना और उनकी चॉइस को क्रिटिसाइज़ करना रिस्पेक्ट के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल विरुद्ध है। हर किसी की अपनी सर्कमस्टांसेस और रीजंस होते हैं और उन्हें जज करने के बजाय अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स विल रिस्पेक्ट यू। ये बात हमेशा याद रखना। रिस्पेक्ट एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको और दूसरों को एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में मदद करती है। जब आप रिस्पेक्ट देने के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और अपनी डेली इंटरैक्शंस में यूज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तब आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथ और कर सकते हैं। चैप्टर 5 सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने एक्शंस को कंट्रोल में रखना और कंसिस्टेंट एफर्ट्स देना। यह क्वालिटी आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करने में अपने ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस्ड रहने में मदद करती है। सेल्फ डिसिप्लिन आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करती है और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए फाउंडेशन बनाती है। एक कहानी है एक एथलीट की जिसका नाम रवि था। रवि का सपना था कि वो एक दिन इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करे। उसके पास नेचुरल टैलेंट था लेकिन उसे रियलाइज़ हुआ कि टैलेंट के साथ हार्डवर्क और सेल्फ डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। रवि ने अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया बिना किसी एक्सक्यूज़ के। हर दिन उसने अपनी डाइट को मेंटेन किया, स्लीप पैटर्न्स को रेगुलेट किया और प्रैक्टिस सेशंस को स्किप नहीं किया। रवि का डेडिकेशन और सेल्फ डिसिप्लिन ही उसको अपने गोल अचीव करने में मदद मिली। उसने अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल किया और अपनी रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो किया। उसने अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल किया और अपनी रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो किया। इस सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू रवि ने अपने सपनों को रियलिटी में बदलने और एक सक्सेसफुल एथलीट बन गया। पहली गलती जो बहुत लोग करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन को लेके वो है लैक ऑफ क्लियर गोल्स। जब आपके गोल्स क्लियर नहीं होते तो सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपको अपने गोल्स को डिफ़ाइन करना है और उन्हें अचीव करने के स्टेप्स में ब्रेक करना चाहिए। दूसरी गलती है प्रोक्रेस्टिनेशन। अपने टास्क को डिले करना और डेडलाइंस को मिस करना आपके सेल्फ डिसिप्लिन को बुरा इफ़ेक्ट डालती है। प्रोक्रेस्टिनेशन से प्रोडक्टिविटी कम होती है और गोल्स अचीव करना में रुकावट आती है। तीसरी गलती है ओवर कमिटिंग। जब आप अपने कैपेसिटी से ज़्यादा कमिटमेंट्स ले लेते हैं तो आपके सेल्फ डिसिप्लिन अफेक्ट होता है। ये आपको ओवरवेल्म्ड और स्ट्रेस्ड फील कराता है। अपनी लिमिट्स को समझना और रियलिस्टिक कमिटमेंट्स लेना ज़रूरी है। चौथी गलती है लैक ऑफ रूटीन। एक इफ़ेक्टिव रूटीन मेंटेन करना सेल्फ डिसिप्लिन के लिए क्रूशियल है। जब आप अपने डेली शेड्यूल को फॉलो नहीं करते तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन भी वीक होता है और कंसिस्टेंटली मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है। पांचवी गलती है इग्नोरिंग सेल्फ केयर। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ वर्क के ऊपर फोकस करना नहीं है बल्कि अपने हेल्थ और वेल बीइंग का ध्यान रखना भी है। अगर आप सेल्फ केयर को इग्नोर करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन डिक्रीज हो जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द एबिलिटी टू मेक योरसेल्फ डू व्हाट यू शुड डू व्हेन यू शुड डू इट वेदर यू फील लाइक इट और नॉट। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड और फोकस्ड रखती है। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तब आप अपनी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करते हैं।
और सक्सेस की तरफ स्टडीली प्रोग्रेस करते हैं। चैप्टर 6 इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशंस को समझना और इफ़ेक्टिवली मैनेज करना। यह स्किल आपको पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को बेटर मैनेज करने में मदद करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी ओवरऑल वेल-बीइंग और सक्सेस के लिए एसेंशियल है, क्योंकि ये आपको अपने इमोशंस और रिएक्शंस को कंट्रोल करने और पॉजिटिव इंटरैक्शंस मेंटेन करने में हेल्प करती है। एक कहानी है एक यंग मैनेजर की जिसका नाम प्रिया था। प्रिया एक ग्रोइंग कंपनी में टीम लीड थी। उसके टीम में डाइवर्स बैकग्राउंड और पर्सनालिटीज़ के लोग थे। शुरुआत में प्रिया को टीम मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। उसने देखा कि टीम के कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं। प्रिया ने इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने का डिसीजन लिया। उसने अपने सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव किया, अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई किया और उन्हें मैनेज किया। प्रिया ने एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथी का यूज़ करके टीम मेंबर्स के कंसर्न को समझा और उनकी नीड्स को एड्रेस किया। इस अप्रोच से टीम का मॉरल और कनेक्शन इम्प्रूव हुआ और ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट पॉजिटिव बन गया। प्रिया ने सीखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस से ना सिर्फ रिलेशनशिप इम्प्रूव होती है बल्कि टीम परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी भी एनहांस होती है। पहली गलती है इग्नोरिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब आप अपने इमोशंस और बिहेवियर को रिफ्लेक्ट नहीं करते तो आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप अपनी इमोशनल पैटर्न्स को समझ सकते हैं और इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। दूसरी गलती है फेलिंग टू लिसन एक्टिवली। एक्टिव लिसनिंग इमोशनल इंटेलिजेंस का एसेंशियल पार्ट है। अगर आप दूसरों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते तो आप उनकी नीड्स और कंसर्न को समझ नहीं पाते और इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाते। तीसरी गलती है रिएक्टिंग इम्पल्सिवली। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते और इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं तो आपके रिस्पॉन्सेस ऑफ्टन अनप्रोडक्टिव और डैमेजिंग हो सकते हैं। इमोशनल रेगुलेशन से आप अपने रिएक्शंस को थॉटफुल और अप्रोप्रिएट बना सकते हैं। फोर्थ मिस्टेक है लैक ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी का एब्सेंस रिलेशनशिप और इंटरैक्शन को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। जब आप दूसरों की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव को इग्नोर करते हैं तो आप उनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्ड नहीं कर पाते। फिफ्थ मिस्टेक अवॉइडिंग डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशन को हैंडल करना भी आना चाहिए। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स और इशू को अवॉइड करते हैं तो वो सिचुएशन अनरिजॉल्व रहते हैं और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। Emotional intelligence is the ability to make your emotions work for you instead of against you. इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी स्किल है जो आपको अपने और दूसरों के इमोशंस को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने में मदद करती है। जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तब आप बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाते हैं और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। चैप्टर 7 फॉरगिवनेस एंड लेटिंग गो। फॉरगिवनेस का मतलब है किसी भी गलती को एक्सेप्ट करना और उसको भुला देना ताकि हम आगे उस गलती को दोबारा ना करें। लेटिंग गो का मतलब है कि पास्ट को छोड़ना और अपने फ्यूचर पर फोकस करना। यह क्वालिटीज़ आपको इमोशनल फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करती है और आपके ओवरऑल वेल-बीइंग और हैप्पीनेस के लिए एसेंशियल है। इससे हमें इमोशनल फ्रीडम मिलती है। फॉरगिवनेस और लेटिंग गो का एक करोड़ वैल्यू है इमोशनल फ्रीडम। जब आप अपने ग्रैज्यूज और रिसेंटमेंट्स को रिलीज़ करते हैं तब आप अपने इमोशनल बैगेज को लाइटन करते हैं और अपनी मेंटल वेलबीइंग को इम्प्रूव करते हैं। दूसरी चीज़ है पीस ऑफ माइंड। फॉरगिवनेस से पीस ऑफ माइंड डेवलप होती है। जब आप पास्ट के नेगेटिव इमोशंस को छोड़ते हैं और अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पर फोकस करते हैं तब आपके माइंड को काम और रिलैक्स्ड फील होता है। सेल्फ एम्पावरमेंट।
फॉरगिवनेस और लेटिंग गो से सेल्फ एम्पावरमेंट भी आती है। जब आप अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और अपने हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, तब आप अपने इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करने की पावर गेन करते हैं। इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स। फॉरगिवनेस से रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। जब आप अपने ग्रुजेस और रिसेंटमेंट्स को रिलीज़ करते हैं, तब आप अपने रिलेशनशिप्स को रिपेयर करते हैं और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स एस्टैब्लिश करते हैं। पहली गलती जो बहुत लोग फॉरगिवनेस और लेटिंग गो के साथ करते हैं वो है मिसअंडरस्टैंडिंग फॉरगिवनेस। कई लोग फॉरगिवनेस को वीकनेस या एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग समझते हैं, जबकि ये एक पावरफुल एक्ट ऑफ सेल्फ केयर और हीलिंग होता है। फॉरगिवनेस से आप अपनी इमोशनल फ्रीडम और पीस को एनहांस कर सकते हैं। दूसरी गलती है नॉट एड्रेसिंग द इशू। फॉरगिवनेस का प्रोसेस तब इफ़ेक्टिव होता है जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और उन्हें एड्रेस करते हैं। अगर आप इशू को अवॉइड करते हैं तो वो अनरिजॉल्व्ड इमोशंस आपको अफेक्ट करते रहेंगे। थर्ड मिस्टेक है एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिजल्ट्स। फॉरगिवनेस और लेटिंग गो का प्रोसेस टाइम लगता है और पेशेंस की ज़रूरत होती है। इमीडिएट रिलीफ की एक्सपेक्टेशन से फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। फॉरगिवनेस इज़ नॉट एन ओकेशनल एक्ट, इट इज़ एन कॉन्स्टेंट एटीट्यूड। फॉरगिवनेस और लेटिंग गो एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको इमोशनल फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करती है। जब आप फॉरगिवनेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और पास्ट को रिलीज़ करते हैं, तब आप अपनी ओवरऑल हैप्पीनेस और वेल बीइंग को एनहांस कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं।